नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। स्टेन स्वामी की हत्या के लिए मोदी सरकार से कहीं ज़्यादा न्यायपालिका जिम्मेदार है, जो कि सरकार की चापलूसी में ज़्यादा करके जितने भी सीजेआई हैं वो लगे हुए रहते हैं। निचली अदालतों और हाई कोर्ट को तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी युग में न्यायपालिका की आज़ादी, निष्पक्षता और विश्वसनीयता से समझौता कर लिया है। जेल में सड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यकों, आदिवासी, दलित पत्रकारों व राजनीतिक विरोधियों को जमानत न देकर मोदी के हाँ में हाँ मिलाकर जजों ने राज्यसभा सीट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष का पद बदले में लिया है। ऐसे 5 जज जिनकी निष्ठा न्यायपालिका की जगह मोदी के प्रति ज्यादा दिखी, उनमें प्रमुख हैं एच.एल. दत्तू, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े व अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा को छोड़ शेष 4 जज सीजेआई थे। इन जजों ने मोदी युग में सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को तार तार किया। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदे के लिए न्यायिक फैसलों को प्रभावित किया। हालांकि इनमें से कुछ रिटायरमेंट के बाद पद तो नहीं मिला, पर इन्हें मनचाहा मोटी रकम, अन्य फायदे पहुंचाए गए, इसमें कोई शक नहीं है। एच.एल. दत्तू मोदी के पहले कार्यकाल के शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस बनने के पहले इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। इनका 1 साल 65 दिनों का कार्यकाल रहा। ये पूरे कार्यकाल में मोदी के चरणों में पड़े रहे। एक दिन तो इनसे रहा नहीं गया और चीफ जस्टिस रहते हुए सार्वजनिक तौर पर मोदी को एक अच्छा नेता और अच्छा इंसान और दूरदृष्टि वाला व्यक्ति बता दिया। बाद में मोदी खुश होकर इन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष बना दिया। वहां भी इनका कार्यकाल निराशाजनक रहा। इसके बाद जस्टिस टी.एस. ठाकुर चीफ जस्टिस बने, लेकिन वे मोदी के साथ होने के बजाय न्यायपालिका के सम्मान में खड़े दिखे। मोदी से मंच शेयर करते हुए एक दिन उन्होंने कहा कि मोस्ट पॉपुलर पीएम का भाषण 1.5 घंटा सुना। उम्मीद था कि इंसाफ के लिए कुछ भी कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। अंग्रेजों के वक्त भी 10 साल में इंसाफ मिल जाता था, लेकिन अब सालों लग जाते हैं। उन्होंने बातचीत में कम से कम पीएम मोदी पर इशारा करते हुए कहा कि सबको पता है कौन है, क्या कर रहा है। मोदी से हमेशा तल्ख दिखे। ठाकुर ने जजों की संख्या नहीं बढ़ाए जाने व न्यायपालिका की हालत पर उन्होंने दुख जाहिर किया। इसलिए इस ईमानदार जज का नाम इस लिस्ट में नहीं है। जगदीश सिंह खेहर भी ठाकुर के नक्शे कदम पर चलते दिखे और मोदी सरकार की कोर्ट में हुई नियुक्तियों पर खुलकर आलोचना की। उनका सिर्फ 235 दिन यानी लगभग 8 महीने का कार्यकाल रहा। खेहर फिर भी बेदाग नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि जस्टिस कर्डन को सजा सुनाने वाले जजों में वो प्रमुख थे। अब आते हैं दीपक मिश्रा पे। तो दीपक मिश्रा दत्तू के बाद जिस जज ने मोदी को की जी हुजूरी की, उसमें सबसे पहले नंबर पर दीपक मिश्रा आते हैं। इनका चीफ जस्टिस के रूप में 1 साल 35 दिनों का कार्यकाल रहा। मोदी विरोधियों का अदालती गला घोंटने का काम इन्होंने ही शुरू किया। मास्टर और रोस्टर की धज्जियां उड़ाई। अपने समकक्ष जजों को छोड़कर सो जाती अरुण मिश्रा के बेंच को महत्वपूर्ण मामले दिए। इनके ही कार्यकाल के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरवर राव, वर्नान गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को गिरफ्तार किया गया, जिसे इन्होंने जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ की राय अलग थी। वे इसकी जांच के लिए विशेष दल चाहते थे।
4 वरिष्ठ जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दीपक मिश्रा की कार्यशैली के खिलाफ लगभग कर बगावत कर दी थी। बाद में इनमें से एक जज गोगोई मोदी के हाथों मनचाहे दाम पर बिक गया। दीपक मिश्रा आधार मामले में और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सरकार का आधा काम कर दिया। उसके खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश की गई। जस्टिस केन जोसेफ की नियुक्ति में भी दीपक मिश्रा ने अड़ंगा लगाया था। जय शाह मामला, जस्टिस लोया सहित अन्य मामलों में भी सभी जगह दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस कम चड्डीधारी संघी ज्यादा लगे। अब आते हैं रंजन गोगोई के नाम पे। तो रंजन गोगोई वो नाम है जिसने ये बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बिकता है, बस दाम सही से लगाओ। न्यायपालिका को पिछले कुछ दशकों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा कलंकित किया है तो वह इंसान सिर्फ रंजन गोगोई है। शुरू में जब ये दीपक मिश्रा से नाराज होकर चेलामेश्वर सहित 4 जजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो लोगों को लगा था कि ये सुप्रीम कोर्ट की लाज रखेंगे, पर इन्होंने न्याय के मंदिर में अपने आप को नीलाम कर दिया, वह भी एक राज्यसभा सीट के लिए। गोगोई ने वही फैसला दिया जो सरकार चाहती थी। अयोध्या के विवादित भूमि को हिंदुओं को बताकर आदेश दे दिया कि इसके कुछ ही दिन बाद मोदी ने खुश होकर इन्हें जेड प्लस सुरक्षा दे दिया। सीबीआई मामले में सरकार के अनुसार चले ज्यादा कीमत पर रफाल सौदे के आरोप की जांच को जरूरी नहीं बताया। यही नहीं, उनकी अगुवाई वाली बेंच ने राफेल में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। बीजेपी के घोषणा पत्र के एजेंडे एनआरसी को असम में लागू कराया। गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट की ही एक महिला कर्मचारी का यौन शोषण किया। जब महिला ने शिकायत की तो उन्हें नौकरी से निकलवा दिया। उनके पति और रिश्तेदारों को भी नौकरी से निकलवा दिया। महिला के आरोप पर खुद की ही छुट्टी के दिन सुनवाई किया और खुद पैनल बना दिया। पैनल से क्लीन चिट भी ले लिया। जस्टिस ए.के. पटनायक ने महिला के आरोपों को गलत नहीं बताया था, लेकिन फिर भी गोगोई के खिलाफ जांच नहीं हुई और वे राज्यसभा सदस्य हैं। कश्मीर के अनुच्छेद 370 पर सुनवाई से इनकार कर दिया। यहां तक कि कश्मीर के गायब हुए या हिरासत में रखे गए बच्चों पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि टाइम नहीं है, सिर्फ अयोध्या की सुनवाई करना है। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया। गौतम नवलखा के मामले में सुनवाई से खुद को अलग रखा। संजीव भट्ट जीएन साई बाबा को राहत देने से इनकार कर दिया। कश्मीर सहित शेष भारत के यूएपीए में गिरफ्तार किसी भी मुस्लिम युवा को जमानत नहीं देने दिया था गोगोई ने। अब आते हैं अगले नाम, शरद अरविंद बोबडे। ये वही है जिन्होंने बीजेपी के नेता हार्ले डेविडसन बाइक पर बैठाकर तस्वीर खिंचाई थी। प्रशांत भूषण ने इस पर टिप्पणी की तो उन पर अदालत पर अवमानना का मुकदमा चला दिया, जिस पर जग हंसाई के बाद प्रशांत भूषण से ₹1 जुर्माना लगा लिया। कुणाल कामरा पर भी उनके ट्वीट के लेकर अवमानना का मुकदमा चलाया गया। कामरा ने इस मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया। इनका 1 साल 156 दिन का लंबा कार्यकाल रहा। इन्होंने यह भेद ही मिटा दिया कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार अलग अलग हैं। जो केंद्र करती थी उसे ही सुप्रीम कोर्ट कहती थी। मोदी और बोबडे एक जिस्म दो जान जैसे बन गए थे। इन्होंने कोरोना, लॉकडाउन, मजदूरों के पलायन सब में आंखें मूंद लिया था। किसानों के आंदोलन में भी अपने आप को मुंह मोड़ लिया था।
कश्मीर पर 370 के सैकड़ों मामले की सुनवाई ही नहीं किया। एनआरसी पर 140 से अधिक याचिकाएं लगी, परंतु सुनना ही इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। 18 महीने तक इस पद पर रहे, लेकिन ऐसा फैसला नहीं दे सके जिसे लिखा जा सके। इन्होंने भी किसी भी यूएपीए में बंद मोदी व व्यवस्था विरोधी को जमानत नहीं दिया। अब इन्हें भी कोई पद इनाम में जल्द ही मिल सकता है। अगला नाम है अरुण मिश्रा का। इनका किरदार बड़ा ही निराला है। ये आदमी चीफ जस्टिस नहीं रहकर भी न्यायपालिका को हद से ज्यादा कलंकित किया। सुप्रीम कोर्ट में हाल तक रहे। इनाम में इन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। घोर जातिवादी और आरक्षण विरोधी यह इंसान सुप्रीम कोर्ट को धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला किया। अरुण मिश्रा को मोदी जुलाई 2014 में कॉलेजियम के सहारे सुप्रीम कोर्ट लेकर आए थे। उससे पहले 3 बार उन्हें मनमोहन सिंह सरकार में की अनिच्छा पर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका था। उनकी योग्यता यही थी कि वे मोदी, अडानी और संघ के खास आदमी थे। और यह है कि अरुण मिश्रा ने 2015 में संजीव भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 2002 में मुसलमानों के खिलाफ हुए गुजरात दंगों की जांच को फिर से खोले जाने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की गई थी। अरुण मिश्रा उन जजों में शामिल थे जिन्होंने गोगोई को यौन प्रताड़ना मामले में महिला का पक्ष सुने बिना गोगोई को क्लीन चिट दे दिया था। अरुण मिश्रा ने सहारा बिरला पत्रों की जांच की याचिका को खारिज कर दिया था। उस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे के दौरान आदित्य बिरला समूह के कार्यालय से बरामद दस्तावेज सामने आए थे। इन दस्तावेजों से पता चला कि बड़ी मात्रा में विभिन्न लोक सेवकों और राजनेताओं को अलग अलग समय पर रकम का भुगतान किया गया था। इनमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते इन्होंने 25 करोड़ लिए थे। अरुण मिश्रा वही आदमी है जिनकी खंडपीठ के सामने सबसे संवेदनशील न्यायमूर्ति BH लोया की हत्या का मामला लिस्ट किया गया। कहा गया कि उनकी पसंद से मामला 10वें नंबर के जज रहने के बावजूद मिला। बाद में विवाद बढ़ने पर अरुण मिश्रा ने खुद को जस्टिस लोया के मामले से रिक्यूज यानी अलग कर लिया। लेकिन ऐसे ही दूसरे मामले, जमीन अधिग्रहण के एक मामले में उन्होंने अपना फैसला सुनाया था। बाद में मामला उसी संविधान पीठ को सौंप दिया गया जिसके वो भी सदस्य थे। अरुण मिश्रा ने खुद को उस संविधान पीठ के रिक्यूज यानी अलग करने से इनकार कर दिया था। मतलब ये खुद के दिए गए फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई में वे खुद भी शामिल थे। अरुण मिश्रा वही आदमी हैं जिन्होंने अडानी समूह के 7 केस की सुनवाई की और सभी में फैसला अडानी के पक्ष में गया। 8,000 करोड़ का फायदा अडानी को हुआ, जिसका भार राजस्थान के उपभोक्ताओं और बिजली वितरण संस्थाओं को वहन करना पड़ा। अरुण मिश्रा ने कॉलेजियम में रहते हुए अपने भाई विशाल मिश्रा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज बनाया। 45 साल की उम्र की बाध्यता को भी बदल दिया। तब तक ये आदमी सुप्रीम कोर्ट में रहे। अपने पसंद के राजनीतिक दृष्टि से अति संवेदनशील केस की सुनवाई करते रहे। जस्टिस कर्णन को सजा सुनाने वाले जजों में ये शामिल थे। 10 लाख आदिवासी घरों को जंगल की जमीन से जबरदस्ती खदेड़ने का आदेश भी इन्होंने इंदिरा बनर्जी और नवीन सिन्हा के साथ दिया था। अरुण मिश्रा ने किसी भी यूएपीए के तहत बंद आरोपी व सामाजिक कार्यकर्ताओं को जमानत नहीं दी। स्टेन स्वामी आखिरी व्यक्ति नहीं है जिनको जेल में सताकर यातनाएं देकर मारा गया। देश के दूसरे हिस्से में देखिए, महाराष्ट्र में 90% विकलांग प्रोफेसर GN साई बाबा की स्थिति मरणासन्न है। सुधा भारद्वाज कवि कार्यकर्ता
बरवारा राव, सुधीर धावले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोभा सेन, महेश राउत, अरुण परेरा, वर्नोन गोसाल्वेस, हनी बाबू, गौतम नवलखा और आनंद तेलतुबड़े भी जेल में अभी तक बंद सड़ रहे हैं। यूपी में सिद्दीकी कप्पन को जेल में रखा गया है। इधर साथी उमर खालिद सैफी, सरजील इमाम, मीरान हैदर, सिफा उर रहमान को जेल में रखा गया है। मणिपुर में पत्रकार किशोर चंद को यूएपीए में बंद किया गया है। कश्मीर में पत्रकार मसरत जहरा पीरजादा, आसिक गौहर गिलानी, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक को जेल में यूएपीए के तहत रखा गया है। लिस्ट में सैकड़ों नाम हैं, इन सबको मोदी सरकार ने ही बंद किया गया है, पर इन्हें न्यायपालिका से राहत मिल सकती थी। इन सभी जजों के पास इनकी जमानत याचिका कभी न कभी लगी है, लेकिन सब ने ठुकरा दिया। बेगुनाह अगर बिना रिहाई के जेल में मर रहे हैं तो इसके कातिल सिर्फ वही आदमी नहीं है, ये जज भी कहीं न कहीं उनके कातिल रहे हैं।